भ्रष्टाचार के मुद्दों को करते रहेंगे उजागर। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर खासा जोर। सिर्फ यहाँ तो देखते रहिए हिमालय न्यूज। नमस्कार, हिमालय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश कुमार। उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत ने सामाजिक संस्था उत्तरायणी संस्थान के एनुअल जर्नल और सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में सीएम हरीश रावत ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम के दौरान सीएम हरीश रावत के साथ मनोरमा शर्मा भी मौजूद थी। कार्यक्रम के आयोजकों ने सीएम हरीश रावत को शॉल पहनाकर सम्मान किया। कार्यक्रम के दौरान सीएम हरीश रावत ने उद्योगपतियों को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित किया। हरीश रावत ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से उन्हें हर संभव सहायता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य में 60 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं, जिसमें कि राज्य की एयर कनेक्टिविटी दूसरे राज्यों से बेहतर तरीके से हो सके। मुख्यमंत्री ने राज्य में आईटीआई से लेकर मेडिकल, खेती, फिल्म और एमएसएमई के क्षेत्रों में निवेश करने के लिए राज्य के उद्योगपतियों को आमंत्रित किया। उनकी कोशिश है कि राज्य में निवेश के लिए आदर्श माहौल बनाया जा सके और इसके लिए राज्य सरकार नीति की ड्राफ्टिंग कर रही है। इस मौके पर राज्यसभा सांसद मनोरमा शर्मा भी मौजूद थी। उत्तरायणी संस्थान के एनुअल जर्नल और सांस्कृतिक कार्यक्रम में सीएम हरीश रावत ने उत्तराखंड के उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कहा। सीएम हरीश रावत ने उत्तराखंड के हर व्यक्ति को पेड़ लगाने की अपील की। वहीं सीएम ने बताया कि सामान्य पेड़ लगाने पर सरकार की तरफ से 300 रुपए और अखरोट का पेड़ लगाने पर 400 रुपए की मदद दी जाएगी। वृद्धि करके उनको इस लायक बनाते हैं कि वो देश की सेवा कर सकें, समाज की सेवा कर सकें और कहीं बाहर निकल करके भी अपने राज्य का, अपने गांव का नाम रोशन कर सकें। तो ऐसा पलायन स्तुति है। और अब रहा हमारे पास केवल जो हमारी युवा शक्ति है, उसके लिए हमारे पास आधार तो बहुत बड़ा है, व्यापक आधार है। मैं समझता हूँ प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक, अब तो यूनिवर्सिटीज तक भी, मेडिकल एजुकेशन में भी, पैरामेडिकल से लेकर के आयुर्वेद और हमारे मेडिकल कॉलेज, मेडिकल यूनिवर्सिटी, अब ये कंसेप्ट सब जो है हमारे अनजाने नहीं है। उत्तराखंड के अंदर पिथौरागढ़ में भी हम मेडिकल कॉलेज स्थापित करने जा रहे हैं और हमारी कोशिश है कि अभी हम तय नहीं कर पाए हैं कि हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी का कैंपस कॉलेज होगा या किस रूप में होगा, मगर हम कोटद्वार और टेहरी के बीच में एक जगह का चयन करने जा रहे हैं। तो अब के हमने जो पॉलिसी तैयार की है उसमें हमने पहले के बजाय दुगने से ज़्यादा सब्सिडी आदि कंपोनेंट डालने का काम किया है। और मैं आपका अभी टैक्स है, छूट क्यों नहीं दी जाती, हमने उसमें कहा है कि जो वहाँ इन्वेस्ट करेंगे हम 10 साल तक वैट माफ़ करेंगे। हमने ये कहा हम रोड पहुँचाएंगे, हम आपके बिजली देंगे, हम पानी देंगे। हमने टैक्स में कई तरीके के कंसेशन किए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में 1000 मीटर से ऊपर, क्योंकि नीचे अब हमको ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ की आदि की आवश्यकता नहीं है। नीचे भगवान की कृपा से बहुत लोग आना चाह रहे हैं, लेकिन अब मैं नीचे की ज़मीन को बचा करके रखना चाहता हूँ ताकि हमारी अनाज के मामले में आत्मनिर्भरता ख़त्म न हो। क्योंकि अभी तक हमने जितना नीचे किया है वो उसमें हमारी जो व्यस्त फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड थी वो लैंड गई है। अब मैं चाहता हूँ कि वो लैंड को हम जितनी है उसको बचाएं, मगर ऊपर के इन्वेस्टमेंट के लिए हमने सारे जितने मानक हैं यूनिवर्सिटी खोलने के, डिग्री कॉलेज खोलने के, मेडिकल कॉलेज खोलने के, उन सब को यदि
सामान्य तो 5 करोड़ की पूंजी होनी चाहिए आपके पास यूनिवर्सिटी खोलने के लिए, तो हमने अब पर्वतीय क्षेत्रों में कोई करेगा तो हमने 2 करोड़ कर दिया है। जैसे ज़मीन की अवेलेबिलिटी, हमने कहा भाई ये आप जो है छोटे 3 टुकड़ों में भी ज़मीन आपके पास है और जितनी रिक्वायरमेंट नीचे है उसका जस्ट हमने हाफ कर दिया है। हमने कहा भाई इस रिक्वायरमेंट के साथ आप यहाँ इन्वेस्ट करिए। रोड हम पहुँचाएँगे, पानी हम पहुँचाएँगे, बिजली की लाइन हम पहुँचाएँगे और हर तरीके के टैक्स से कुछ समय तक जो है, जिस समय तक हमने इंडस्ट्री को जो दिया है 10 साल का, वही हमने कहा है जो यूनिवर्सिटी आदि लगाएंगे। और मुझे आपके सामने ये कहने में खुशी है कि हमारी इस पॉलिसी रिलैक्सेशन के बाद कुछ लोगों ने दिलचस्पी प्रकट की है और मुझे मालूम पड़ा है कि एक सज्जन ने, तो एक यूनिवर्सिटी लगाने वाले ने पोखड़ा के पास में कहीं ज़मीन भी ले ली है। अब मुझे फाइनली मालूम नहीं, लेकिन ये जो मैंने सुना है। और यदि ऐसा होगा तो ये शिक्षा के क्षेत्र में ऊपर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा। हमारी ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी है, उन्होंने भी दिलचस्पी प्रकट की है। उन्होंने भी कहा है कि इस कंसेशन के साथ हम ऊपर जाना चाहेंगे। तो ये हमने किया है जो शिक्षा में, मेडिकल में इत्यादि इत्यादि में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए जो है। हम लोग इसी लाइन पर फिल्म पॉलिसी भी बना रहे हैं। उसमें हम बड़ी फिल्मों की बात नहीं कर रहे हैं, वो बड़े उनके लिए हम एक अलग तरीके की पॉलिसी बनाएंगे, मगर हमने छोटे छोटे जो हमारे स्थानीय कला के आधार पर कुछ तैयार कर सकते हैं उनके लिए हमने फिल्म पॉलिसी भी बनाई है, लेकिन उसके डिटेल्स में अभी आपके सामने नहीं रख पा रहा हूँ। वहीं सीएम हरीश रावत ने हमारे संवाददाता मुनीश सहरावत से उत्तराखंड की गरमाई राजनीति और उत्तराखंड में उद्योगों को बढ़ाने के सवालों पर चर्चा की। वहाँ के लोग एरिया को सर्व भी कर सकें अपनी मातृभूमि को, तो मैंने वो बातें उनके सामने रखी। उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया, उसके लिए मैं उनका बड़ा आभारी हूँ। सर, दिल्ली में इलेक्शन आ रहे हैं, तो हाँ, दिल्ली में इलेक्शन तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अंग है और आवश्यक है। मैं अभी जा रहा हूँ वहाँ कैंट एरिया में। सर, आपकी ही पार्टी के जो विजय बहुगुणा है वो एक पत्र जारी किया है उन्होंने, उस पर क्या कहें? 15 तारीख को वो एक जनता को, वो विजय बहुगुणा जी हैं तो वो एक विधायक भी है ना। विधायक अपना दर्द यदि मुख्यमंत्री से नहीं कहेगा तो किससे कहेगा? और कुछ चीज़ें हों, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बातें उन्होंने कही हैं, अच्छी बात है। और मगर वो मुख्यमंत्री रहे हैं, इसलिए वो ये भी जानते हैं जो बातें उन्होंने उठाई हैं उनमें कुछ क्या दिक्कतें हैं। क्योंकि जिस मामले को हमने करीब करीब हल कर दिया है, वर्ग 4 का मामला और वर्ग 1 ख का मामला, वो मामला 1.5 साल तक वो भी उसका कोई समाधान नहीं निकाल पाए, केवल इरादा व्यक्त कर पाए कैबिनेट के माध्यम से। हमने कम से कम अब रूल्स आदि सब फ्रेम कर दिए हैं, तो वो इस कठिनाई से विज्ञ हैं। मगर विधायक को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी या अपने लोगों के लिए बात कहने का पूरा अख्तियार है और मैं उसका स्वागत करता हूँ। सर, उनका ये भी कहना है कि जो सरकार अब है तो वो जो उन्होंने योजनाएं बनाई थी उन पर बिल्कुल भी अमल नहीं किया गया। नहीं, उन्होंने बनाई थी, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा ना कि वर्ग 4 की ज़मीन के नियमितीकरण का मामला जो है उस समय की कैबिनेट ने तय किया था, मगर केवल इससे नहीं होता। वर्ग 4 की ज़मीन के विषय में आप किस तरीके से वर्गीकरण करेंगे उसका और कैसे नियमितीकरण होगा, उसके लिए रूल्स इत्यादि बनाने पड़ते हैं। तो उसके लिए हमने सब कमेटी बनाई थी, उसने अपनी संस्तुति दे दी है और कैबिनेट में एक बार डिस्कस हो चुका है और फिर से और डिस्कस करने जा रहे हैं उस मामले को हम जो है। और मेरा ख्याल है जल्दी उसका तस्वीर हो जाएगा मामले। तो ये थे हरीश रावत जी, जिनका कहना है कि जो इन्होंने आज जो कई योजनाएं बनाई हैं मनरेगा को लेकर के और जो उत्तरायणी में इन्होंने कई योजनाओं की घोषणा की है। कैमरामैन दीपक चौबे के साथ में मुनीश सहरावत, हिमालय न्यूज़, दिल्ली। वहीं उत्तरायणी के एनुअल जर्नल और सांस्कृतिक कार्यक्रम में उत्तराखंड के लोक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति को लोगों के सामने प्रदर्शित किया। लोक गायिका मीणा राणा ने अपनी मधुर आवाज से उत्तराखंड में हो रहे पलायन के बारे में बताकर लोगों की आंखों को नम कर दिया।
उत्तरायणी के इस कार्यक्रम में उत्तराखंड की लोक गायक मीणा राणा ने खास बातचीत के दौरान उन्होंने अपने गाने के माध्यम से बताया कि उत्तराखंड एक खूबसूरत जगह है, लोगों को संकट के समय में इसका साथ देना चाहिए। 1991 में एक संस्था बनी थी उत्तरायणी, जिसने उत्तराखंड को लेकर के कई काम किए हैं। चाहे वो उत्तराखंड में आपदा की बात हो, जब भी उन्होंने उत्तरायणी ने खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। और आज उसी का एक प्रोग्राम था, उसमें हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मीणा राणा जी, जो एक खुद अपने आप में किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उत्तराखंड में उनके लोकगीत खूब सुने जाते हैं। मीरा जी, आप यहाँ पर आई हैं, किस तरीके से देखते हैं आप? देवभूमि जिसे मैं पूरा एक निचोड़ कहूँगी कि हमारा उत्तराखंड एक देवभूमि के नाम से जाना जाता है। तो मैंने ये गीत गाया है आज, और संदेश यही है कि हम लोग सब प्यार से रहें, मिलजुल के रहें, और हम उत्तराखंड होने पर हमें गर्व है। मीरा जी, उत्तराखंड में सारी चीज़ें हैं, देखा जाए मीना जी, अगर देखा जाए तो उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है। उसके बाद भी जितने भी तीर्थ स्थान है उत्तराखंड में ही है। वहाँ का लगता नहीं है कि आपको कहीं ना कहीं जो पर्यटन को बढ़ावा मिलना चाहिए वो कम है? पर्यटन वैसे तो हमारे जैसे हमें देखने को मिलता है कि पर्यटक काफ़ी मात्रा में आते हैं वहाँ पे, लेकिन कभी कभी हमारे कुछ ऐसा जो प्राकृतिक की तरफ से हो जाता है। जैसे पिछली बार बहुत बड़ा आपदा आई हमारे उत्तराखंड में, केदारनाथ में, तो इस प्रकार से शायद लोग डर जाते होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे उत्तराखंड में काफ़ी आते हैं, काफ़ी यातायात भी है, काफ़ी बढ़ चुका है यातायात भी, और प्रवासी भी आते हैं बहुत सारे, और काफ़ी तीर्थ स्थल के नाम से ही बहुत लोग दर्शन के लिए भी आते हैं। तो ये थी मीणा राणा जी, जिनका कहना है कि इन्हें उत्तराखंड होने पर गर्व है, और साथ ही इन्होंने संदेश दिया है, जो अपने गीत के थ्रू जो इन्होंने उत्तराखंड के लोगों को संदेश दिया है। जाहिर सी बात है कि लोग कहीं ना कहीं इनकी बात को जरूर सुनेंगे। कैमरामैन दीपक चौबे के साथ मैं मनीष सरावत, हिमालय न्यूज़, दिल्ली। मीणा राणा के बाद उत्तराखंड के लोक गायक नयन नाथ रावत ने अपने संगीत के माध्यम से लोगों के मन को छू लिया।
एक छोटे से ब्रेक के लिए। एक विश्वास है, एक हौसला है, एक रिश्ता है, आपके सपनों की उड़ान। TPMI, लीडिंग पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। न्यूज के सभी दर्शकों को सुशांत सिंह का प्यार भरा प्रणाम। नमस्कार। उत्तरायणी के एनुअल जर्नल और सांस्कृतिक कार्यक्रम में हास्य कवि गन्ना भाई ने लोगों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया। अभी विदेश में से एक आदमी आई तो बहुत साल में 3-4 दिन बाद, 3-4 साल बाद, और वो जन्य देवभूमि उत्तराखंड में पहुंचे। वे एक माटो थे इन पकड़ी और वे माटा थे अपना बटमट बंध गए। आप ये देवभूमि का माटा में वो खुशबू नीच जो पहले थे बगल में एक बुढ़े छो ये बेटा बाबा तुम माटू ना टटी उठे बाबा। कलाकार इतना होएगी नहीं कि पूछना, इतना कलाकार होएगी भाई साहब कि हर कलाकार की कैसेट बनेगी। वो कलाकार है बल भाई साहब बना, मैंने भी कैसेट बना रखी। मैंने कहा आप नहीं बनाया? अच्छा अच्छा। मैंने कहा सुना कुछ तो सुना बेटी कि बूती जाली हल्दी। मैंने बोल बुला कोई जगह बुतड़ो जो कोई धड़े बुतड़ो जो है। मैंने पहले कलाकार देखी जो तो बूती जाली हल्दी। अच्छा सुना भाई साहब सुना बल बूती जाली हल्दी। भाई साहब मेरी कैसेट बने के पता चलती कि नहीं चलती। छोटू बच्चा एक आदमी हो रहा है और भाई साहब देखो कॉन्वेंट में पढ़ता है सोना, लेकिन उसको अपने उत्तराखंड से प्यार है। और एक बात सुनो, भजन तो इसने ऐसे लिखे हैं कि पूछो मत। मैंने बोला है बड़ा बस सुना पापा शर्माते नहीं। मैंने कहा सुना सुना था ये अंकल को मान लेंगे तरीके से सुना। हे मैंने कहा क्या हुआ बाबा पेट में पीड़ तो नहीं होनी? बोल बाबा हे भार शर्माना बोल 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 हे मेरी अग्नि बोल। अब बच्चा शर्मा भाई साहब भजन लिखे थे गेटअप का सुना बाबा भजन का दुर्गा माता का भजन बोल बाबा हे मेरी दुर्गा। शाबाश बेटा बहुत अच्छा बहुत बढ़िया। हे मेरी दुर्गा 3 अंडा खाने के मुर्गा। लेकिन कुछ ना कुछ तुकबंदी कोई बच्चा बोलता हो चल। अब आप सुनो यार, विदेश का भैर कर लोग अपनी हम लोग अपनी भाषा में बात नहीं करता, चाहे वो कुमाऊनी हो, जौनसारी हो, भोटिया हो या गढ़वाली। लेकिन भैर का लोग हमारी संस्कृति से अपनाना चल, वो गीत गाना चल गाना च बेडुपा को बारमासा नराना नराना कपुल पाको चेता नराना कपुल पाको चेता अब उत्तर प्रदेश का कलाकार क्या करेगा? अबे बेडुपा को बारमासा बारमासा कपुल पाको चेता चेता हमको डरा रहे हो। अब नेपाल का आदमी तो ये बेडो पाको भारत ये बेडो पाको बारामस कापुल पाको सेता ये बेडो पाको बारामस फला पाको चेता 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 ये तो पाको बारामसा काको पाको चेता 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 चेता। अब
उत्तरायणी संस्था के अध्यक्ष वीएन शर्मा ने एनुअल जर्नल और सांस्कृतिक कार्यक्रम पर हमारे संवाददाता मुनीश सहरावत से खास बातचीत में बताया कि हमारी संस्था से जुड़े 400 लोग उत्तराखंड के लोगों की हर मदद कर रहे हैं। वहीं उत्तरायणी संस्था आपदा के बाद उत्तराखंड की खराब सड़कों को फिर से बनाने के लिए काम कर रही है। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तरायणी के अध्यक्ष वीएन शर्मा जी। वीएन शर्मा जी से हम जानना चाहेंगे कि उत्तरायणी जो एक संस्था है, जो एक एनजीओ है, वो किस तरीके से उत्तराखंड में काम करती है और उत्तराखंड के किन किन मुद्दों को लेकर के वो काम करते हैं। सर, जानना चाहेंगे कि किस तरीके से जो उत्तरायणी है वो काम करते हैं, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि 1991 में उत्तरायणी का गठन हुआ था और उसके बाद आज तक की कितनी उपलब्धियां इन्होंने की। उत्तरायणी एक सामाजिक संस्था है जिसमें क्लास 1 ऑफिसर, सरकारी और गैर सरकारी उद्यमों में कार्य करने वाले लोग इसके सदस्य हैं और ये संस्था समय समय पर पॉलिसी मेकिंग, लोगों की मदद करना, किसी को गाइड करना, यहाँ की जो कंसेशंस हैं, जो इनिशिएटिव्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो स्टेट गवर्नमेंट में कैसे उसका फ़ायदा उठाया जाए, लाभ उठाया जाए, और साथ में कई ऐसे प्रोग्राम, टॉक्स वगैरह करते रहते हैं जिसमें बहुत सीनियर लेवल के ऑफिसर्स, इकोनॉमिस्ट और बहुत अच्छे प्रवक्ता आते रहते हैं। इसके साथ साथ ही हम लोग जब भी उत्तराखंड में कोई आपदा आई है, चाहे वो उत्तरकाशी की आपदा हो 1994-95 में, 92-93 में, या 2010-11 में हरिद्वार और ऊखीमठ, 2013 में केदारनाथ वगैरह में जो भी आपदा आई है उसमें भरपूर हमने सहयोग किया और फ़ायदा उठा सके। एक ब्यूंग गांव में भी सड़क निर्माण का कार्य इंडियन ऑयल की मदद से कर रहे हैं। हम तो एक फैसिलिटेटर का काम करते हैं, हमारे खुद के फंड नहीं है, लेकिन हम दूसरी संस्थाओं से मिलकर करते हैं। ऐसे ही महावीर इंटरनेशनल की तरफ से श्रीनगर में हम लोग कुछ क्षतिग्रस्त मकान हो गए थे, उन्होंने बना तो लिए हैं, उसमें कुछ राशि 50-50 हज़ार रुपये तक की, कुछ जो निर्धन परिवार हैं, जिन्होंने जो सक्षम है उनको तो नहीं दे रहे हैं, पर 8-9 निर्धन परिवार चिन्हित किए हैं और उनको राशि भी महावीर इंटरनेशनल की तरफ से। तो ये थे वीएन शर्मा, जिनका कहना है कि जो उत्तरायणी है वो लगातार उत्तराखंड की मदद के लिए और उत्तराखंड के विकास के लिए लगातार यूं ही काम करती रहेगी और आगे चलकर, जब अभी फिलहाल इनके पास 400 वर्कर्स के साथ हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि आगे चल करके कहीं ना कहीं जो तादाद है वो वर्कर्स की भी तादाद बढ़ेगी, तो ये और अच्छे विकास के लिए और अच्छे काम करने के लिए उत्तरायणी अपने आप में जानेंगे। कैमरामैन दीपक चौबे के साथ मैं मुनीश सहरावत, हिमालय न्यूज़, दिल्ली। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम में समाजसेवी वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने उत्तराखंड में टूरिज्म को बढ़ावा देने और सरकार से उत्तराखंड के टैक्सी ड्राइवरों पर ड्रेस कोड लागू करने की मांग की। हमारे साथ प्रकाश सिंह बिष्ट जी हैं, जो एक उत्तरायणी में लगातार उस संस्था से जुड़े हुए हैं और लोगों को एक मैसेज देना चाहते हैं। वो आइए सीधा उनसे ही बात करते हैं। सर, आप उत्तरायणी के साथ जुड़े हुए हैं, बिष्ट जी, क्या मैसेज है उत्तरायणी का समाज के अंदर, किस तरीके से काम करते हैं? उसके वहाँ को उत्तराखंड को अगर ऊपर लाने का एक सबसे मेन जो महत्वपूर्ण, जो मेरे ख्याल से जिसमें भागीदारी रही, वो है पर्यटन। इसी तरीके से पर्यटन को वापस लाना वो सरकार की पहली पहल होनी चाहिए और उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर उत्तराखंड को रोजगार देना है और बेरोजगारी से मुक्त करवाना है, तो पर्यटन को वापस लाना हमारे लिए पहला चैलेंज है उत्तराखंड के सभी लोगों के लिए। और उसमें मैं अपने सभी बिजनेसमैन जो दिल्ली, एनसीआर और अदर शहरों में और जो भी बड़े कैपिटल्स में और इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो उत्तराखंड में इन्वेस्ट करें। बिष्ट जी, आप पर्यटन की बात कर रहे हैं लगातार, हमने आपका एक मैसेज भी देखा था जो आपने इसमें उत्तरायणी में मैसेज दिया है कि वहाँ के लोकल ड्राइवर्स के साथ मिसबिहेव नहीं किया जाए, तो ये किस तरीके का देखा जाता है? क्योंकि कई बार अगर टूरिस्ट वहाँ जाते हैं तो टूरिस्ट भी ये कहते हैं कि वहाँ के लोग जो है टूरिस्ट के साथ बदतमीजी करते हैं। अगर अभी हाल फिलहाल की घटना थी कि एक प्रेमी जोड़े को मार दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहते हैं कि टूरिस्ट, देखिए टूरिस्ट, मैंने उसमें ये बात स्पेशली रखी है, गेस्ट मतलब अतिथि होता है, उसका अतिथि सत्कार, अतिथि देवो भव। जो भी गेस्ट, जैसा भी गेस्ट वहाँ पे आता है, अगर हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो शायद है कि वो गेस्ट दोबारा वापस। आप यूनिफॉर्म की जो मैंने बात कही है, उससे क्या होता है कि यूनिफॉर्म के अंदर जब एक आदमी बंद जाता है, यूनिफॉर्म अगर एक पुलिस वाला पहने तो उसके अंदर एक ओहदा आ जाता है, वो उसे लगता है कि उसके अंदर एक अलग गर्मी आती है। और जिसका जो काम है उसके लिए यूनिफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। होटल इंडस्ट्री को मैं डिसिप्लिन की इंडस्ट्री क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे अगर वो खाना बनाता है तो उसकी अलग यूनिफॉर्म, उसे पता है कि वो खाना बनाता है। वो अगर खाना सर्व करता है तो उसकी अलग यूनिफॉर्म, उसे पता है कि मैं खाना सर्व करता हूँ। अगर वो रिसेप्शन में खड़ा होता है, वो रिसेप्शनिस्ट है, उसे पता है कि मेरा काम गेस्ट को वेलकम करना है, तो उसका वो काम है। इसीलिए ड्राइवर्स अगर यूनिफॉर्म में रहेंगे तो
देखने वाले जो बाहर से गेस्ट हैं उन्हें पता लगे कि ये ड्राइवर हैं, ये अदर पीपल हैं। वहाँ पे पता ही नहीं लगता कौन ड्राइवर्स हैं, कौन अदर पीपल हैं, कोई भी किसी तरीके से चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों पे गहन एक चिंतन होना चाहिए और इस विषय पे एक एनालाइजिंग कमेटी बने या गवर्नमेंट को इस पे पहल करनी चाहिए। इसमें जब अगर हमारा जो लोग गाड़ी चला रहे हैं, अगर उन्हें गाड़ी चलाने से यात्रियों से कुछ पैसा अर्न करना है तो यूनिफॉर्म डालने में क्या प्रॉब्लम है? सिंह विश्वजीत जिनका कहना है कि उत्तरायणी के थ्रू जो इन्होंने लोगों को मैसेज दिया है, जो उत्तराखंड के लोगों को मैसेज दिया है, कहीं ना कहीं अगर वहाँ पर जो लोगों की मदद करनी है वो वहाँ के पर्यटन में भी वहाँ बढ़ावा देना चाहिए। और इन्होंने लोगों से गुजारिश भी की है कि वहाँ पर जो है पर्यटन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। कैमरामैन दीपक चौबे के साथ मैं मनीष शहरात, हिमालय न्यूज़, दिल्ली। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम में उत्तराखंड के कुछ व्यापारी संगठनों ने अपने उत्पादों के स्टॉल लगाए। इन स्टॉलों का जायजा हमारे संवाददाता मुनीष सहरावत ने किया। कुछ जूस विक्रेताओं ने बताया कि उत्तराखंड ने अपने अंदर प्राकृतिक संपदाओं को समेटा हुआ है और हम प्राकृतिक तरीकों से फलों से जूस निकालकर काफी समय से देश के विभिन्न राज्यों को अपनी सेवा दे रहे हैं। लघु उद्योगों को लेकर एक कार्य कर रहे हैं और 1998 से लेके हम इस कार्य को कर रहे हैं। राज्य बनने से पहले 9 नवंबर 2000 को हमारा राज्य उत्तराखंड बना था। उससे 2 साल पहले से हम इस कार्य को कर रहे हैं और आज हमारा जो कार्य का काम है वो अच्छे स्तर पर चल रहा है। और जो हमारा मानना है कि जो उत्तराखंड में पर्वतीय उद्योग नीति है वो एक तरह की छलावा है। पहाड़ के तमाम उद्योगों से कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। हम लोग पूरे परिवार को लोग उसमें जुटकर और अपने परिवार के साथ साथ वहाँ से कच्चा माल जैसे आम हो गया, अदरक हो गया, लहसुन हो गया, माल्टा हो गया, नींबू हो गया, किन्नू हो गया, बुरांस हो गया, इन तमाम को कलेक्ट करके इस समय 150 से 200 परिवारों से कच्चा माल खरीद कर उसके प्रोसेसिंग करके और तमाम क्षेत्रों में बांट रहे हैं। और उत्तराखंड के तमाम कोनों में आज हमारा माल अच्छी तरह जा रहा है और हम लोगों ने 250 से 300 परिवारों को रोजगार देने का काम किया। इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।